हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरू चौहान संयम यूपीएससी में आपका स्वागत है। और फेस्टिवल सीजन के कुछ दिनों बाद मैं आया हूँ। हाँ, 4-5 दिन हो गए इसमें वीडियो नहीं डाली, और अब फेस्टिवल ख़त्म है तो वीडियो भी आएगी रेगुलर। कुछ दिक्कत हो जाती है, खुद का भी काम होता है, खुद की पढ़ाई होती है, पर ऐसा नहीं है कि मैं एहसान कर रहा हूँ। पर वीडियो आएगी कुछ दिनों में। कुछ दिनों से अब रेगुलरिटी रहेगी, क्योंकि अब बहुत चीज़ें हो गई हैं, वो सिमट चुकी हैं सब। एग्ज़ाम की वो एग्ज़ाम बोल रहा हूँ, फेस्टिवल की वो उत्सुकता कि हाँ आने वाला है, काम सब कुछ देखना पड़ता है, तो इसलिए अब सब कुछ नहीं होगा। सारी बात खत्म कि अब वीडियो रहेगी रेगुलर। और आज हम नए टॉपिक के साथ भी आ रहे हैं। तो नया टॉपिक है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एपिसोड 5 चल रहा है हमारा। 4 वीडियो में डाल चुके हैं, एक डाल के यूपीएससी के पैटर्न के बारे में। टोटल 5 वीडियो डाल चुके हैं, और ये बाकी और कुछ वीडियो पड़ी है, वो चैनल पे हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति। तो भारतीय समाज की संविधान की हमारी क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साइलेंट फीचर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कर चुके हैं, और भारतीय संविधान की विशिष्टताएं हम पढ़ चुके हैं। तो हम भारतीय संविधान की प्रकृति पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर 3 प्रकृति मानी जाती हैं संविधान के लिए: एक एकात्मक, संघात्मक, एक अर्धसंघात्मक। तो एकात्मक तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को हम कह नहीं सकते, क्योंकि एकात्मक तो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं हमारा संघात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हर किसी को लेके चलता है। राज्यों को लेके चलेगा, केंद्र शासित प्रदेशों को लेके चलेगा, और खुद राज्य इनके साथ, खुद संघ इनके साथ मिलकर काम करेगा। तो ये संघ की इकाइयाँ हैं, ना कि संघ इनसे अलग है, ना ये संघ से अलग है, ये संघ के साथ ही हैं। तो जितने भी राज्य हैं वो संघ की इकाइयाँ ही हैं, तो इसलिए हम इसे संघात्मक ही कहेंगे। पर कुछ विद्वान हैं जिन्होंने एकात्मक बारे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उनका कोई वैल्यू ही नहीं, क्योंकि हमने कहीं माना ही नहीं कि हमारा संविधान एकात्मक है। तो उसके दृष्टिकोण को हमें देखना ही नहीं, क्योंकि वो एक नेगेटिव थॉट हो जाएगा अपने संविधान के लिए। इसलिए हम संघात्मक से चालू करते हैं। तो संघात्मक किन किन लोगों ने क्या जान लेते हैं थोड़ा। ये छोटा टॉपिक है, इसमें कोई टॉपिक अंडरस्टैंड होता है, ये छोटी बात है, इस चालोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। संघात्मक कहाँ है और अर्धसंघात्मक। फिर फेडरल, क्वासी फेडरल, ठीक है। एक तो किताब पढ़ी होगी आपने, एक है अलेक्जेंड्रोविच। और डी वसु ने भी कहा है, किताब पढ़ी हुई आपके ने, भारत का संविधान, दुर्गादास वासु। और हमारी संविधान सभा की प्रारूप समिति, सबसे बड़ा रीजन तो हमारे लिए ये है। और प्रारूप समिति ने हमारे कि ये इसको कहा है कैसे वेयर ने। तो संविधान सभा का जो मुख्य रीजन मानिए संविधान सभा को, क्योंकि ये बहुत लोगों ने मिलकर बनाई है। और संविधान सभा मतलब संविधान के जो निर्माण करने वाली सभा थी, समिति थी उसमें। तो जो प्रारूप समिति थी उसने कहा कि हम अपने देश को एक संघात्मक संविधान देने जा रहे हैं। तो सबसे वैलिड पॉइंट यही उठता है कि संविधान सभा ने जब कहा तो ये फिर संघात्मक की दृष्टि से होगा। हाँ, पर कहीं कहीं पे इसमें एकात्मक चीज़ें दिखती हैं। तो चलो, ये तो हमने खुद के मान लिया कि हाँ ये चीज़ें हैं, तो हमारा संविधान संघात्मक है। पर बात यह है, अलेक्जेंड्रोविच, हाँ हाँ, बात यह है कि ये तो हमने कहा है, ये सारी दुनिया कैसे मानेगी। तो इसको मानने के लिए कुछ पैमाने फिक्स किए गए हैं, जिसको 5 पैमाने हैं, ठीक है। तो ये लिखता हूँ, वैश्विक दृष्टिकोण
कि किसी भी देश के संविधान को संघात्मक सिद्ध होने या करने के लिए पांच पैमानों खड़ा करना होगा, या 5 रूपों में खड़ा उतरना पड़ेगा। ये जो 5 रूप कौन कौन से हैं जिनमें हम खड़ा उतरना पड़ेगा कि हम अपने संविधान को वैश्विक रूप से तब मान्यता दे सकते हैं कि संघात्मक है कि नहीं है, जब हम 5 चीजों पे खड़े उतरेंगे। तो 5 चीजें कौन सी हैं? ठीक, तो 5 चीजें हैं। DOP, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इसके बारे में बात की जा रही है। केंद्र और उसकी इकाई के बीच के जो पावर को, विधायी शक्ति को, जो भी शक्ति है उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो शक्ति का पृथक्करण, शक्ति का पृथक्करण मतलब अलग अलग शक्ति का होना। तो ये हमारे संविधान में है कि नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये संघात्मक प्रकृति का है कि नहीं है। उसके बाद दूसरा है SOP, सुपीरियरिटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। अगली जो क्लास होगी उसमें कुछ क्वेश्चन लिखाऊंगा ना, वो भी लिख लेना, वो बहुत थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो ठीक रहेगी कि हमारे संविधान की सर्वोच्चता है कि नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा। उसका WC रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, इसे कहेंगे लिखित संविधान। ठीक, उसके बाद DUP डिस्ट्रिक्ट पावर, सुपरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और ROC, rigidity of constitution, संविधान की अनम्यता। ठीक है, ये संविधान हमारा अगर उसका हम संशोधन करते हैं तो कितना कठिन लगता है, तो वो भी होना जरूरी है। ठीक, उसके बाद एक चीज और हो रही है, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, A और C। न्यायालयों का प्राधिकार। ठीक है, तो किसी भी देश के संविधान को अगर संघात्मक कहेंगे तो वैश्विक दृष्टिकोण से इन 5 चीजों पे उसे खड़ा उतरना पड़ेगा। तो ये चीजें देख लेना चाहिए कि ये 5 चीजें हमारे संविधान में है कि नहीं है।
संविधान में है तभी हम संघात्मक कह रहे हैं, पर हम इनको एक्सप्लेन करेंगे कि ये चीज़ें कैसे कैसे हैं और कितनी कितनी हैं और किस हद तक हमारे संविधान में सही बैठती हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। तो पहला ही हमारा DOP, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इनको मिला के क्या बन जाएगा, ये सारे होंगे तो संघात्मक संविधान होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5 चीजें होनी चाहिए। तो मिटाता हूँ इसे मैं। इन पांचों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, शक्तियों का विभाजन। देखो हमारे यहाँ पे सरकार कैसी है, दोहरी प्रणाली है, केंद्र और राज्य। तो इनके बीच में शक्तियों का विभाजन भी होना चाहिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि नहीं है, ये अगर हमें पता होगा तो हम एक पैमाने पे खड़े उतर जाएंगे। तो सबको ही पता है कि दोनों चीज़ों को अलग अलग एलोबरेट किया गया है कि दोनों की शक्तियाँ क्या है, विधायक शक्तियाँ क्या है, कौन किस पर नियम बना सकता है, कहाँ पे नियम बनाएगा, कितना उसका लागू होगा। ठीक है, तो सरकार होगी केंद्र, सरकार और होगी राज्य। ठीक है, ये अब इनका क्या है, जब ये दोनों के शक्ति का पृथक्करण, जैसे कि केंद्र के पास जो सूट है, जैसे हम नागरिकता इक्वल है, अधिकार है इसको इसका कराने का। ठीक है, नागरिकता के बारे में सारी चीजें केंद्र पे डिपेंड है। और राज्य जैसे अपने ग्राम पंचायत चुनाव कराती है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ एक बात कि इसकी क्या है, शक्ति की परिधि क्या है कि ग्राम पंचायत चुनाव कराती है स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, है ना, स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है, और जो केंद्र का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। तो क्या इन दोनों की शक्तियां अलग अलग विभाजित है कि केंद्र के पास ये शक्ति है नागरिकता के बारे में, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता, और इसका चुनाव होगा तो फिर इसमें केंद्र भी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो अलग अलग शक्तियां हो रही हैं। ठीक है, और इस चीज पे अगर ये खरा उतरता है तो इसका मतलब है कि इसका इस पैमाने में खरा उतरने का मतलब है कि हाँ, हम शक्ति के संविधान के संघात्मक स्वरूप को हम धारण कर रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में क्या दो ही सरकार है, केंद्र और राज्य। तो ये सब इसका मतलब क्या है, ये ठीक है, हम डिस्ट्रीब्यूशन पावर हमारा ठीक है, मतलब इसमें हम एकदम से खड़े उतर रहे हैं। ठीक, समझ आया यहाँ पे। दूसरा क्या था, दूसरा था, मिटा देता हूँ, दूसरा था संविधान की सर्वोच्चता, सुपीरियरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे कि अब दो चीजें हैं इसमें, सुपीरियरिटी कौन, मतलब कि संविधान जो होगा सुपीरियर कब होगा, जब वो किसी से नीचे नहीं होगा, तो सबसे ऊपर होगा, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, चाहे कोई भी हो देश में।
चाहे न्यायालय ही क्यों ना हो, न्यायालय भी संविधान की व्याख्याकार है, ना कि संविधान बनाने वाला। संविधान जो बन चुका है वही सबसे सुपीरियर है, बस उसका जो असली व्याख्याकार है वो अपना सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। तो हम क्या करेंगे, बताते हैं इसके बारे में। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए संविधान का बाध्यकारी, सही है कि नहीं? जो संविधान में हो, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, दोनों को मानना पड़ेगा। जिसके लिए जो शक्ति डिफाइन की होगी दोनों को माननी पड़ेगी। तो इसलिए ये चीज है इसमें लीगल, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो फिर सुपीरियर कैसे रह जाएगा? सुपीरियर रह ही नहीं जाएगा। फिर सुपीरियोरिटी संविधान की कहाँ रह जाएगी? फिर तो केंद्र सरकार ऊपर हो जाएगी या राज्य सरकार ऊपर हो जाएगी, अगर ये दोनों नहीं मानेंगे तो। इसलिए केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों संविधान के सब नीचे हैं, संविधान के बाद दोनों के लिए बाध्यकारी है। तो इसमें कोई नोक जोक तालमेल कुछ नहीं बिगड़ सकता। जो चीज़ संविधान में लिखी हुई है वो संविधान के लिए या राज्य के लिए या केंद्र सरकार के लिए, दोनों के लिए लागू होगी, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। उसके बाद चाहे वो केंद्र हो, यही बात को थोड़ा घुमा के कहता हूँ, केंद्र हो या राज्य, दोनों की शक्ति का स्रोत संविधान में होगा, ठीक है। संविधान ही होगा जो इन दोनों की शक्ति को स्रोत बनेगा। मतलब स्रोत का स्रोत मतलब ऑरिजिन, कहाँ शक्ति आएगी, कहाँ शक्ति आएगी इन दोनों के लिए, तो संविधान से ही आएगी कि यहीं से शक्ति निकल है। मतलब दोनों को शक्ति, ऐसे तो इंसान ही चला रहे, सारी सरकारें, जिसके लठ में दम वो सरकार ज़्यादा चलाएगा अगर ऐसा होगा तो। पर संविधान में लिखा हुआ है किसकी कितनी शक्ति है, किसकी कितनी लिमिट है, वो सारी चीज़ों को अगर नहीं मानोगे तो फिर संविधान किस बात का, फिर लोकतंत्र किस बात का, फिर तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। इसलिए दोनों को मानना पड़ेगा, दोनों की शक्ति का स्रोत भी वही है, मतलब वहाँ सब कुछ लिखा हुआ किसकी शक्ति कितनी है, ठीक है। तो कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं, इसी में बता रहा हूँ, कुछ प्रावधान है संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध करते हैं, वही में उनके बारे में हमने बोल तो दिया ये चीजें हैं, पर उनको बताएंगे तो कौन सा प्रावधान है। कुछ प्रावधान जो संविधान की सर्वोच्चता ठीक है, कुछ प्रावधान में से ऐसे हैं, इसको लिख लो पहले, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से प्रावधान है। पहला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में दिए गए किस चीज के लिए, राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए, इससे क्या सर्वोच्चता सिद्ध होती है, क्यों? क्योंकि ये प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है, इसमें नो इफ और नो बट है, इसमें ना सरकार कुछ कर सकती है, ना राज्य कुछ कर सकती है, केंद्र कुछ कर सकती है। जो प्रक्रिया लिखी हुई है उसी को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए ये संविधान की सर्वोच्चता को दो अनुच्छेद जो है सिद्ध करते हैं, ठीक है। अब अगर इसमें ना लिखा होता तो केंद्र बोलते हम अपने हिसाब से करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, राज्य बोलते हम अपने हिसाब से करेंगे राष्ट्रपति का चुनाव, तो बहुत विरोधाभास हो जाता। इसलिए संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध करते हैं अनुच्छेद दोनों 54 और 55, क्योंकि इनमें लिखा हुआ है। ना लिखा होता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती राष्ट्रपति चुनाव में।
तो इसलिए ये सर्वोच्चता सिद्ध करता है। ठीक, अब राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए है, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162। इसमें क्या है, 73 है। में दिए गए प्रावधान, इसमें क्या है और इसमें क्या है, इसमें केंद्र की कार्यपालक की शक्तियां दी हुई हैं, ठीक है, इसमें राज्य की, ठीक है। ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं भारत का संवैधानिक परिचय, जो मेन हेडिंग है, वो क्या है, पूरे सिलेबस में सबसे कुछ टॉपिक और चलेंगे अभी, पूरे सिलेबस में सबसे अहम टॉपिक है, मतलब सबसे कठिन है यही पढ़ना। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, तो इसका मतलब आप करने के लायक हैं। नहीं समझ में आ रहा तब भी आप करने के लायक हैं, पर यह कि अगर आप एक बार में समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, जिससे एकदम सिलेबस लेके चल रहा हूँ, उसका मतलब ये है कि हाँ आगे जाके ईजी पड़ेगा आपको, जो भी फिर तो एक टॉपिक उठाना पड़ेगा। नागरिकता उठा लिया, केंद्र शासित प्रदेश उठा लिए, मौलिक सिद्धांत उठा लिए, मौलिक अधिकार उठा लिए, डीपीएसपी उठा लिया, ठीक है, राष्ट्रपति चुनाव उठा लिया, संसद उठा लिया, तो हम एक पृथक टॉपिक उठाएंगे, अलग टॉपिक उठाएंगे। इसमें कहीं पूरा हॉलिस्टिक व्यू है, एक साथ पढ़ना पड़ रहा है सारा संविधान, तो धीरे धीरे इसको समझ में आएगा, तो ये एकदम से पानी हो जाएगा जब आप जाके आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए यहाँ पे याद देना जरूरी है। इसको आप लिख लीजिए इतने को, लिख लिया हो तो मिटाए तो उसे हमने। अब क्या है तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, 241। प्रावधान, इसमें क्या संघ शासित प्रदेशों के लिए न्यायालय बनाने की बात की गई है। संघ शासित प्रदेशों के लिए आपको लगता है संवैधानिक व्यवस्था दिखा दे कि हम संघ शासित प्रदेशों के लिए अलग से न्यायालय बनाएंगे, तो संवैधानिक व्यवस्था इस संविधान में लिखा हुआ है, इसमें केंद्र भी कुछ नहीं कर सकती और राज्य भी कुछ नहीं कर सकता, और शेयर भी करना पड़ सकता है, अपना न्यायालय शेयर भी करना पड़ सकता है। जैसे पंजाब और हरियाणा का एक ही न्यायालय चंडीगढ़, और चंडीगढ़ खुद में अपने आप में केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक, पोर्ट ब्लेयर का अलग है, ठीक, जम्मू कश्मीर का अलग होगा, लद्दाख का अलग होगा, दिल्ली का खुद देख लो राजधानी है, फिर भी इससे अलग अलग दिल्ली हाई कोर्ट है। तो इसलिए ये 241 प्रावधान में कहा गया है। तो ये एक अच्छी बात को दिखाता है हमारे संविधान की, और संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध करता है। तो हम दूसरे पैमाने में भी खड़े उतरते हैं धीरे धीरे।
ठीक। चौथा, भाग 5 का अध्याय 1, भारतीय संविधान के भाग 5 का, सॉरी अध्याय 4, अध्याय 4। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना चाहिए। भाग 5 का अध्याय 4, इसमें क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय बनाने की बात कही गई है। ठीक, इसका मतलब ये दिखाता है कि हाँ, आपको एक सर्वोच्च न्यायालय अपने देश के लिए बनाना पड़ेगा, जो सबसे सर्वोच्च होगा। संविधान में कंस्टिट्यूशन होगा, व्याख्याकार होगा, तो संविधान की सर्वोच्चता दिखाता है कि संविधान में लिखा हुआ तो बनाना होगा, वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज भी दिखाता है भाग 5 का अध्याय 4। अब ये तो सारा ठीक है, मैं फैक्ट तो बताते जा रहा हूँ, धीरे बताते जा रहा हूँ, पर ये इनको ना थोड़ा सीरियसली लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारतीय संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध करते हुए अपना तर्क प्रस्तुत कीजिए, क्या ये संज्ञात्मक संविधान की ओर अपना इशारा करता है क्या नहीं? ये क्वेश्चन आ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हो, जरूर थोड़ी है मैं यूपीएससी की लैंग्वेज में बनाऊँ, कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। क्या भारत के संज्ञात्मक संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के पहलू दिखाई देते हैं, और दिखाई देते हैं तो किन उन पहलुओं की चर्चा करते हुए उनकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन है बन जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है और इतना हार्ड भी क्वेश्चन नहीं है जो ना बन पाए, तो इसलिए क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इतना भी है तो फिर इसकी याद रखना कि यहाँ भाग 6 है, का अध्याय 5 है। ठीक, भारतीय संविधान, यहाँ क्या कहेंगे? राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। बने हुए सबके, शेयर भी कर सकते हैं। ठीक, तो इन चीजों को, हाँ, इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखना जरूरी है। ठीक है, छठाई में बता देता हूँ, भारतीय संविधान के अनुसूची 8, बताइए था भारतीय भाषा है। तो दिखाती नहीं संविधान सर्वोच्चता ये, इसमें क्या दिक्कत है? यही बात है कि भारतीय भाषा बताई गई है अनुसूची 8 में। अनुसूची 7 में राज्य और केंद्र की विधायक शक्तियों का बंटवारा किया गया है। ये भी एक चीज है, पॉइंट है, इसको पहले आप लिख लो इतना ही। तो लिख लिया हो ये तो ठीक है, मैं यहाँ से मिटाता हूँ। 6 हो गए, 7वां, अभी 2-3 और बचे हैं। याद होने वाली चीज है, कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बस 2-3 में हमने। भारतीय संविधान का भाग 11 अध्याय 1 क्या बोलता है? केंद्र और राज्य की विधायक शक्ति के बारे में, बंटवारे के बारे में।
दिखाता है कि नहीं दिखाता? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 क्या है? किस लिए होता है? संविधान संशोधन के लिए। प्रक्रिया दी हुई है, ऐसे ही होगी। केंद्र अपनी मर्जी नहीं चला सकता, राज्य अपनी मर्जी नहीं चला सकता। कोई अपनी मर्जी चला सकता नहीं, संविधान की मर्जी है और संविधान की सर्वोच्चता सिद्ध भी करेगा। 9वां, संसद में राज्य और केंद्र की भूमिका। अगर संविधान में ना लिखा हो तो संसद तो फिर केंद्र की रह जाती, तो हमारा तो संसद हम जा रहे हैं लोकसभा जुड़ के। तो इसलिए केंद्र राज्य को नहीं कह सकता कि तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, राज्य केंद्र को नहीं कह सकता तुम्हारा प्रतिनिधित्व नहीं होगा, प्रतिनिधित्व नहीं करोगे। तो इसलिए ये जरूरी है कि संविधान की सर्वोच्चता कहाँ कहाँ पे सिद्ध होती है। इतने 9 पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध करते हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है और इसको हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा तीसरा पॉइंट क्या था? तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता के बाद रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, लिखित संविधान, ये आपको पता ही है, हाँ लिखित संविधान है। देखो, संविधान लिखित में करने की क्या जरूरत थी? जैसे सिंपल एग्जांपल ले लो, मुझे एक पिताजी है घर में, 2 लड़कों को बंटवारा करना है, तो ना मुंह से बता दिए कि 10 खेत हैं, बड़ा मेरा सीधा लड़का है, पढ़ा लिखा भी कम है, तो उसको मैं 6 दे देता हूँ, और छोटा पढ़ा लिखा भी है, हुनर वाला भी है, सब कुछ है, उसको मैं 4 देता हूँ। तो उन्होंने मुंह से बोल दिया, तो मान लिया सबने, दोनों ने मान भी लिया। अब मुंह से बोला है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, कुछ भी नहीं। 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद फिर दोबारा बात हुई, दोनों के बीच में झगड़ा वगड़ा हो गया, दोबारा बात हुई, पूछेंगे हाँ जी भाई क्या क्या बोला था, तो नहीं बड़े वालों को तो उन्होंने 4 बोले थे, छोटे वाले को 6 बोले थे, उल्टा हो गया। ये बात लिखित में होती तो जब 10 साल बाद दिखते थे, 5 साल बाद दिखते, बंटवारा सही से होता दोनों का, जो बोला था पिताजी ने वही होता। 5-5 ही बोलते थे, 5-5 ही होता, धोखाधड़ी नहीं होती, गड़बड़ नहीं होती, विवाद नहीं होता, विरोधाभास नहीं होता। तो इसीलिए लिखित संविधान को होना इसलिए जरूरी था। हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा, इतना व्यापक देश है, इतना बड़ा देश है, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो यहाँ पे कम लिखने में, छोटा लिखने में, मुंह से बोलने में काम बनेगा नहीं, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं भिड़ंत होगी केंद्र और राज्यों के बीच में। इसलिए हमने लिख के बता दिया कि तुम्हारी शक्तियाँ ये हैं और तुम्हारी शक्तियाँ ये हैं, केंद्र यहाँ हस्तक्षेप कर सकता है, यहाँ हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो इन चीज़ों के बारे में, जैसे इनमें केंद्र किसी चीज़ हस्तक्षेप नहीं कर सकता, राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, संविधान की सर्वोच्चता दिखाते हैं। भाई राष्ट्रपति चुनना है तो उस तरीके से चुना जाएगा, संविधान संशोधन करना है तो प्रक्रिया जो दी उसमें चुना गया जाएगा, तो इसलिए जरूरी है। तो लिखित संविधान इसलिए जरूरी था, ये ओरली था, इसे ऐसा कुछ नहीं है कि पूरा लिख के समझाऊंगा, इसमें कोई लिखने वाली चीज़ ही नहीं है। तो ये चीज़ें संविधान को लिखित होना इसलिए जरूरी था, तो ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि अगर संविधान में लिखा नहीं होता तो बाधाएं बहुत उत्पन्न होती और कार्य इतना हो नहीं पाता, और कार्य हो नहीं पाता तो हमारा संविधान उस टाइम हम जब आज़ाद हुए तो ऐसा कुछ था नहीं देश के पास कि हम इन पचड़ों में बोल कि तुम्हारी शक्ति क्या, हमारी शक्ति क्या, ये क्या है। हमें काम करना था, देश को आगे बढ़ाना था, देश को उन्नत पहुँचाना था। हम औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए थे, नई आज़ादी मिली थी, नया लोकतंत्र मिला था, नया संविधान बना था, इसलिए हमारे संविधान निर्माता ने सोचा कि ये करना बहुत जरूरी है, और अच्छा भी किया। चौथा, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की अनियमितता है। ठीक है, करो इसका उत्तर इतना।
हम संविधान की अनियमितता में थे, तो पता चल गया कि अनियमितता हमारे में कैसा है। हमारे में कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रावधान है जैसे इनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जैसे कि 370, इसमें पूरी शक्ति केंद्र के पास ही नहीं है, पूरी शक्ति राज्य के पास ही नहीं है। केंद्र अपनी मनमानी नहीं कर सकता, राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दोनों पास होंगे, विशेष बहुमत से पास होंगे, साधारण बहुमत से भी नहीं पास होंगे। राज्यसभा लोकसभा में दोनों में पास किए जाएंगे, फिर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तब 370 हटा गया। तो इसलिए हमारे संविधान की रिजिडिटी भी है। ऐसा नहीं कि खाली नम में ही है, नम में कुछ ही जगह पे है, अन्य में भी है। तो रिजिडिटी और कब माना जाएगा, देखो रिजिडिटी कब माना जाएगा और फ्लेक्सिबल कब माना जाएगा, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके 1 2 3 4 सारे ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। इसके 3 तो प्रावधान फ्लेक्सिबल है और 3 रिजिड हैं, तो क्या होगा, फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड, ठीक। अब इसके 6 1 2 3 4 5 4 हो गए और 2 क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो ये फ्लेक्सिबल रिजिड। अब ये 1 2 3 4 5 6 इसे क्या बोलेंगे, रिजिड, ठीक। तो जब सारे प्रावधान फ्लेक्सिबल होंगे तब फ्लेक्सिबल माना जाएगा। अगर एक प्रावधान रिजिड है और एक प्रावधान भी फ्लेक्सिबल है तो दोनों का मिश्रण माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमारे संविधान में क्या, जैसे कि हमारे संविधान का ये हिसाब किताब है, 1 2 3 3 में नहीं, 3 यहाँ पे 2 फ्लेक्सिबल और 4 रिजिड है। हमारे संविधान का ये हिसाब किताब है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा संविधान खाली फ्लेक्सिबल या रिजिड है, हमारा संविधान दोनों है। इसलिए हमारे संविधान में सिद्ध होता है कि रिजिडिटी है, तो संविधान की अनियमितता भी सिद्ध होगी। अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स अगला है, न्यायालयों का प्राधिकार, ठीक है। ये क्या है, संविधान का व्याख्याकार है। ये अगर बात की जाए तो संविधान की अगर कोई भी बात होगी होगा नहीं होगा, और ये क्या है, केंद्र व राज्य के बीच विवादों का निपटारा कराता है। मतलब डिसीजन ये लेता है, अगर किसी को भी कोई भी दिक्कत आएगी कि संविधान की व्याख्या सही से नहीं हो पा रही तो उसकी व्याख्या कोर्ट करेगा। और कोई भी इन दोनों में जो क्लासेस होंगे, केंद्र हो या राज्य हो, उनके जो कोई भी क्लासेस होंगे तो उसको भी कौन करेगा, हमारा कोर्ट ही करेगा। तो इससे कैसे होता है, प्राधिकार इसका सिद्ध हुआ, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट हुई कि नहीं हुई, मतलब कोर्ट की बात मानी जाएगी। तो प्रमुख जो कोई भी कुछ डिसीजन होगा संविधान के बारे में तो वो हमारा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय लेगा, उसका अंतिम डिसीजन होगा, इसलिए हमारी अथॉरिटी ऑफ कोर्ट ही मानेगी। तो ये जो मैंने 5 बताए थे, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ पावर्स, रिजिडिटी, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो ड्रॉ से याद कर लेना, DRAWS, ड्रॉस मतलब जो हम ड्रॉ मतलब बनाते हैं कुछ, ऐसे उसका आगे लगाना, ड्रॉस हो जाएगा। वैसे लिखोगे तो ऊपर नीचे हो जाएगा, ड्रॉस से हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको इससे याद कर लेना। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, कल इससे आगे पढ़ेंगे और इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, और एक बार लेक्चर और देखोगे
तो अच्छे से समझ में आएगा। अब पढ़ाई में जुट जाओ। और अभी पॉलिटी चल रही है, कुछ हमारी इकोनॉमी चालू होगी और एक दो सब्जेक्ट हैं और कोई टीचर होंगे वही पढ़ाएंगे हमारे साथ। एक हमारी टीचर और हैं, मतलब वो भी आईएएस की तैयारी कर रही हैं, तो उनके बारे में भी कुछ जल्दी पता लगेगा जब नया सिलेबस चालू होगा, नया सब्जेक्ट चालू होगा। तो पर अभी तो मैं ही संभाल लूँ। कुछ हमारा प्लान है वो देखते हैं, उसका अगर कुछ सिद्ध होता है, कुछ आगे होता है तो हम करेंगे, वरना तो अभी जैसे चल ही रहा है चल रहा है। अभी कुछ ज़्यादा आगे हम सोचा नहीं है इतना, पर मैंने जितना सोचा है वही सोचा है कि जितना भी दूँ बेहतरीन दूँ, जिससे लोगों को सुन के एक बार में समझ में आए। जैसे सीक्वेंस बना रहे, कड़ी टूटे ना, चेन से चेन बनी रहे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी विचलता ना हो, कोई विचलन ना हो किसी के मन में कि ऐसा होगा वैसा होगा। कोर्स तो हम कराएंगे लगभग पूरा, पर अभी हम यूट्यूब पे आए हैं नए नए, तो हम सोच रहे हैं कि इतना भगाने की जरूरत नहीं है, स्लो चलो, आराम से चलो। और ऐसा भी नहीं है कि ये उन्हीं के लिए जो अभी अगली बार फ्री देंगे या जो उससे अगली बार देंगे। ये तो रिकॉर्ड होगी, डल गई, इसमें बहुत लोगों के हो जाएगा। आज हमारा प्लान थोड़ा बड़ा है, तो धीरे धीरे जब साथ में जुड़ा रहेगा उसको पता लगता रहेगा। और क्या, बाकी तो मेरा काम तो बस पता नहीं है, समझाना है, और जो कुछ मेरे पास नॉलेज है वो लोगों के पास शेयर करना है। अब बाकी लोग, आप लोगों की मर्जी है कितना पसंद करते हैं कितना नहीं, पर मेरा काम तो जो है वो मैं करता रहूँगा। इसमें कोई संकोच नहीं है कि करूँगा कि नहीं करूँगा, ये तो होगा ही होगा। भले थोड़ा बहुत एक आध दो दिन लेट हो, पर काम तो जरूर होगा। कि दौड़ो मत कोई बात नहीं, चलो मत कोई बात नहीं, रेंगते रहो, पर एक मूवमेंट होनी चाहिए आपकी बॉडी की। बहुत लोग हैं नहीं तेज कर पाते, स्लो ही करते हैं, उस स्लो स्लो में वो कर जाते हैं। कुछ कुछ लोग फास्ट करते हैं, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं। कुछ लोग धीरे चलते हैं, लंबा जाते हैं। तो कुछ लोग तेज चल के भी अच्छा जाते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों बेकार हैं, दोनों अच्छे हैं अपनी जगह पे, पर हर किसी का नेचर होता है। तो हमें भागना नहीं है, हमें तो चलना है, और उम्र भर चलना, साथ सबका लेना, साथ सबका देना है। तो जितने लोग हैं जो कोचिंग तो ले नहीं सकते, जैसे मैं नहीं ले सकता था, तो मैं भी चाहता हूँ कि जो मैं नहीं ले सकता था वो दूसरों को मिल जाए, और ऐसे मिल जाए कि बिल्कुल एक तरीके से कुछ हो ही ना, कोई रेट ही ना उनके ज़्यादा खास। कि जैसे कि जब भी आईएएस की कोचिंग के बारे में सोचो तो सीधा मन में 1 लाख 1.5 लाख आता है। यही मेरे मन में वो 5,000 6,000 7,000 10,000, तो आदमी वो अरेंज करेगा। अगर मैं उसको भी किस्तों में डिवाइड कर दूँ तो आदमी कहेगा हाँ ये मैं कर सकता हूँ, खुद का ट्यूशन पढ़ा के भी कर सकता हूँ, काम करके कर सकता हूँ। अब महीने का 1,000 रुपये देने पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी मैंने तो अभी सोचा कि अभी निःशुल्क ही है जो कुछ भी है। अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है कि जब होगा, जब हम इस लायक हो जाएंगे तो हम थोड़ा और सुविधाएं देंगे, फिर हम सुविधा भी तो उस तरीके से बढ़ाएंगे। पर अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है, अभी जो कुछ है वो यही है। तो मैं चाहता हूँ कि यूट्यूब पे बने रहें, और लेक्चर को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से मैंने पढ़ाना शुरू किया है, जिससे कि बहुत आसानी से समझ में आए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साथ रहिए चैनल के, और आगे पीछे की वीडियो जरूर देखिए अगर ये वीडियो समझ नहीं हो तो। और थैंक यू सो मच।